आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। साथ ही यदि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी मेडिकल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब मेरी वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट कीजिए। वहां पर बहुत से क्विज रखे हैं, उनको अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 में मिलने से बनते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है तथा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल में होता है, अर्थात 2:1 के समान होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इसी कारण से इनको हाइड्रेटेड कार्बन या कार्बन के हाइड्रेट कहा गया है या कार्बोहाइड्रेट्स नाम दिया गया है। जनरली कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र है CnH2ON होता है, या इसको हम CH कोष्टक में H2O कोष्टक के बाहर Y के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के रूप में मैंने ग्लूकोज लिया है और ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है C6H12O6 होता है। जहां पर हम ये देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो 6 है, तो वहीं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 6 होती है और हाइड्रोजन इनसे डबल होते हैं। अर्थात यहां पर ये जो अनुपात है वो क्या है? 1:2:1 है। लेकिन हमने जो अभी परिभाषा दी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, यह बहुत सारे यौगिकों के लिए लागू नहीं होती। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप देखें तो यहां पर मैंने एक सूत्र लिखा हुआ है CH3COH। यह एसिटिक एसिड है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की नहीं है और यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन यह इस अनुपात को शो करता है। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो इस अनुपात को शो नहीं करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो मैंने रेमनोज का अणुसूत्र लिखा है C6H12O5। इस सूत्र को भी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तब ऐसी अवस्था में यह परिभाषा ठीक साबित नहीं होती है, तो इस परिभाषा को बदल दिया गया। और क्या कहा गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में? कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनका जल अपघटन किए जाने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या है भाई? कि वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन किए जाने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सीधी सी बात है कि ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल के एल्डिहाइड या कीटोन व्युत्पन्न है। किसके व्युत्पन्न है? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल के एल्डिहाइड या कीटोन्स व्युत्पन्न है तथा इनमें शुगर भी शामिल होती है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? सैकेराइड कहा जाता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, ये कहां पाए जाते हैं? तो परिभाषा आपको क्लियर हो गई भी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन किए जाने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। चलिए अब सोर्स की बात कर रहे हैं, हम इनके स्रोत की बात करें। जनरली कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट कहां पाए जा रहे हैं? प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट इन कार्बोहाइड्रेट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न करते हैं। भाई आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, और प्लांट से फिर दूसरे एनिमल्स के द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है। विषम पोषी न्यूट्रिशन करने वाले जितने जीव हैं
वो सारे के सारे जीव इन कार्बोहाइड्रेट को कहां से ग्रहण कर रहे हैं? प्लांट से ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि एनिमल में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं जो उनके द्वारा संश्लेषण किए जाते हैं, जैसे लैक्टोज। लैक्टोज एनिमल में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर एक चीज और देख ले कि कार्बोहाइड्रेट अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में होता है। वहीं पर अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ये ग्लाइकोजन जो है वो जंतुओं में स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की अगर हम बात करें, उनका वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार कौन कौन से? सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलाइसिस, अर्थात जल अपघटन के आधार पर, और दूसरा है जल में विलेयता और स्वाद के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं जल अपघटन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनको जल अपघटन के आधार पर बनने वाले प्रोडक्ट के आधार पर कितनी इकाइयों से मिलकर बने हैं, उस आधार पर इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका और अधिक सरल भागों में अपघटन नहीं किया जा सकता, मोनोसेकेराइड कहलाते। ओलिगोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन किए जाने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। और पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन किए जाने पर बहुत सी मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। ये तो बात हो गई जल अपघटन के आधार पर। अब हम बात करते हैं जल में विलेयता और स्वाद के आधार पर। देखिए, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड को सुगर या शर्करा कहा जाता है, जबकि जो पॉलीसेकेराइड है वो अशर्करा या नॉन सुगर कहलाते हैं। इसको सरल सा हम क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं उसको जरा समझिए। एक ग्लास में पानी ले लीजिए और वहां पर शक्कर डालिए, ग्लूकोज का पाउडर डालिए, आप देखेंगे कि वो घुल जाता है। अगर उसको हम स्वाद लेते हैं तो कैसा लगता है? मीठा होता है। अर्थात शर्करा क्या है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे और जल में विलेय होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। और मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड क्या है? शर्करा। वहीं पर अगर आप चावल का आटा ले लें तो आप अगर उसको स्वाद लेने के लिए मुंह में रखते हैं तो उसका स्वाद मीठा नहीं होगा, साथ ही वो जल में अघुलनशील है। इस कारण से ये क्या कहलाती है? अशर्करा कहलाती है या नॉन सुगर कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण मैंने अभी थोड़ी देर पहले जनरली परिभाषा इसकी बता चुका हूं, तो एक बार पुनः हम समझें इसको कि मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। तो मोनोसेकेराइड के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनका और अधिक सरल भागों में अपघटन नहीं किया जा सकता, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, अर्थात केवल ये सिंगल मोनोमर से मिलकर बना होता है। मोनोसेकेराइड को अनेक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है और वर्गीकृत करने का आधार दो तरीका है। सबसे पहला है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा है इनमें पाए जाने वाले एल्डिहाइडिक और कीटोनिक समूह के आधार पर। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम देखें तो इसको ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज में बांटा गया है। ट्रायोज का मतलब है कि ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है, और ट्रायोज का सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 कार्बन परमाणु है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेप्टोज, 6 है तो हेक्सोज और 7 है तो हेप्टोज। अब इनमें पाए जाने वाले एल्डिहाइडिक समूह और कीटोनिक समूह के आधार पर प्रत्येक, चाहे वो ट्रायोज हो, टेट्रोज हो, पेंटोज हो या हेक्सोज है, इनको दो दो भागों में बांट दिया गया है। भाई अगर एल्डिहाइडिक समूह है तो उनको क्या कहा गया? एल्डोज कहा गया, और यदि कीटोनिक समूह है तो उनको कीटोन कहा गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें ट्रायोज, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3। इसका एल्डोज का एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, और
वहीं पर कीटोस का एग्जांपल की बात करें तो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन इसका एग्जांपल है। वहीं टेट्रोस की बात करें तो टेट्रोस में एल्डोज है इरिथ्रोस और कीटोस है इरिथ्रोलोज। पेंटोस की अगर बात करें तो आप बहुत ज्यादा इनका नाम सुना होगा। एल्डोज में है राइबोज और कीटोस में है राइबोलोज। चलिए अब हम बात करते हैं हेक्सोज की। हेक्सोज एल्डोज में ग्लूकोज और कीटोज में फ्रक्टोज इसका एग्जांपल है। मैंने यहां पर एक एग्जांपल को समझाने के लिए एक अणुसूत्र लिया है C3H6O3। ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड है जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड या डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम ये क्या देख रहे हैं, हमने इसका संरचना सूत्र बनाया है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले कार्बन पर क्या है, पहले स्थान पर एल्डिहाइडिक समूह है और एल्डिहाइडिक समूह होने के कारण इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। लेकिन हम दूसरा इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर कीटोनिक समूह है, कीटोनिक समूह उपस्थित होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन हो गया। चलिए ये इस तरह की संरचनाएं आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड की। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू मतलब 2 से 10 ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलावघटन किए जाने पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलावघटन किए जाने पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। ओलिगोसेक्राइड को प्राप्त होने वाले मोनोसेक्राइड की संख्या के आधार पर अनेक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड वे ओलिगोसेक्राइड है जिनका जलावघटन किए जाने पर 2 मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती है, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। ट्राइसेक्राइड जिनका जलावघटन किए जाने पर 3 मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होगी, जैसे कि रेफिनोज। टेट्रासेक्राइड जिनका जलावघटन किए जाने पर 4 मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होगी, जैसे स्कोरोडोज और स्टेकियोज। स्कोरोडोज की अगर हम बात करें तो लहसुन और प्याज में यह पाया जाता है। पेंटासेक्राइड ऐसे ओलिगोसेक्राइड जिनका जलावघटन किए जाने पर 5 मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती है, जैसे बर्बेस्कोज। ये इसके एग्जांपल है। अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो चूंकि ओलिगोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड इकाइयां जुड़ी होती है, ये मोनोसेक्राइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। किस बंध के द्वारा जुड़ी है, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी है। इसके एग्जांपल को मैं समझाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं और यहाँ पर मैंने एक अणुसूत्र लिया हुआ है। अब ये अणुसूत्र C12H22O11 है। क्या है, C12H22O11 है। जहां सुक्रोज का भी है, माल्टोज का भी हो सकता है और ये लैक्टोज का भी हो सकता है, क्योंकि तीनों का अणुसूत्र कैसा होता है, समान है, एक दूसरे के क्या है, ये आइसोमर है। ठीक है, जब इनका जल अपघटन किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि इनका जल अपघटन किए जाने पर 2 मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त हुई। ये 2 मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त हुई। अब यही दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयां इसमें किससे जुड़ी हुई? अब यहां पर जब हम यहां पर ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो यह स्ट्रक्चर माल्टोज की हो जाती है, अर्थात माल्टोज का जलावघटन किए जाने पर 2 ग्लूकोज इकाइयां प्राप्त होती है। अब देखिए कि यहां पर हमने 2 ग्लूकोज इकाइयों का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, चक्रीय संरचना दी है। अब जब ये दोनों ग्लूकोज इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो जल के एक अणु बाहर हो जाता है, जल का एक अणु बाहर हो जाता है और इस प्रकार से यहां पर एक बंध का निर्माण होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं, और ये इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। चलिए तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की बात करें, पॉलीसेकेराइड की। पॉली का मतलब होता है बहुत सी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलावघटन किए जाने पर बहुत सी मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। कितनी इकाइयां प्राप्त होती है ये अज्ञात होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है सम पॉलीसेकेराइड और दूसरा है विषम पॉलीसेकेराइड। अब सम पॉलीसेकेराइड क्या है कि ऐसे पॉलीसेकेराइड जो समान मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हैं, सम पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, इम्यूलेन, ग्लाइकोजन आदि। वहीं विषम पॉलीसेकेराइड से तात्पर्य क्या है कि ऐसे पॉलीसेकेराइड जिसका
जो ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनका जल अपघटन किए जाने पर अलग अलग मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, अर्थात ये अलग अलग मोनोसेकेराइड इकाइयों के मिलने से बनते हैं। इस कारण से इनको विषम पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, जैसे कि काइटिन हो गया, पैक्टिन हो गया आदि। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य या इसका इंपॉर्टेंस किसमें है। देखिए, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो जीवन में ऊर्जा आवश्यकता की अधिकांश पूर्ति जो है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा की जाती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। लगभग 60 से लेकर 70% तक जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इसका उपयोग है, यह ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी जो मरीज है, जो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तब ऐसी अवस्था में उसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए ड्रिप चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जाती है, डेक्सट्रोज जो सलाइन चढ़ाई जाती है, वो क्या है, वो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है। या जब हम कभी थक जाते हैं तो हम ग्लूकोज पाउडर लेते हैं, जो हमें तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो यहाँ भोजन स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल अधिकांशतः होता है। ये बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में तो अधिकांशतः होता है, पेड़ पौधे का हर भाग में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, यह जीवों का संरचनात्मक ढांचा बनाने का कार्य करता है, और जीवों का संरचनात्मक ढांचा बनाने का कार्य करता है तो इसका मतलब यह है कि जीव किससे मिलकर बने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक हिस्सा है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ तक कि कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनमें जो उनका जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और यह काइटिन क्या है भाई, काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो यह जीवों का संरचनात्मक ढांचा बनाने का कार्य करता है। उसी कड़ी में अगर हम आगे बात करें तो प्लांट में जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, और यह सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही। यह संग्रहित भोजन के रूप में पाया जाता है। संग्रहित भोजन के रूप में अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में यह किस रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। वहीं अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में यह किस रूप में पाया जा रहा है भाई, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। एक और कार्य देखें, यह बॉडी में रुधिर प्रतिस्पंदक का निर्माण करता है, ऐसे पदार्थों का निर्माण करता है जो ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करता है, जैसे कि पीपीएनए। यह शरीर की रक्षा करने का कार्य भी करता है। यह ब्लड एंटीजन का निर्माण भी करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूले, इसे लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।